नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हमारे इस नए वीडियो में जो हमारा प्रीलिम्स पे फोकस होगा। मतलब जो 11 फरवरी को प्रीलिम्स होने वाला है उसमें कौन कौन से सवाल आपके आर्थिक सर्वेक्षण से आ सकते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। उनको कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको जैसा पता होगा कि कम से कम 6 से 7 सवाल हर साल प्रीलिम्स में आते हैं। सबसे पहला सवाल जो आ सकता है, पिछले साल भी आया था, वो है कि जीएसडीपी के स्थिर भाव पे कृषि, उद्योग और सेवा का क्या क्या प्रतिशत होता है, मतलब उसका कितना योगदान होता है। तो अगर हम देखें, कृषि का जो योगदान है वो है 16.91, उद्योग का है 49.88 और सेवाओं का है 33.21। याद कैसे कर सकते हैं इसको? 1691 आप कैसे सोच सकते हो? 1691 मतलब 16, उसको उल्टा करोगे 91, ठीक। उद्योग, ये सोच लो कि उद्योग की बस 50 बनने वाली। क्रिकेट तो देखते होगे आप लोग सब, तो उद्योग 50 बनाने वाला है, तो बस 49.88 में अटका है। और सेवाएं जो हैं, सेवा दे दे के आप पास हो रहे। कई लोग होते हैं ना, सेवा करते हैं अपने टीचर की या बाकी चीज़ करते हैं और उससे पास होते हैं, तो सेवा बस पास होने वाली है। तो पास होने का मार्क्स कितना होता है? 33, तो 33.3 के बाद 21, तो 33.21। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कृषि 1691, उद्योग की 50 होने वाली है, इतना अच्छा काम कर रहा है, और सेवा पास होने वाली है। अगर प्रचलित मूल्य में हम देखें तो प्रचलित मूल्य में बस आप ये समझ लीजिए कि उद्योग की वैल्यू करीब 7% कम हो जाती है, तो ये हो जाएगी 42, और 7% का 5% चल देता है कृषि में, मतलब वो हो जाएगी 21, 16 5 और 33 2 35, 2% सेवा में आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि उद्योग कम होता है प्रचलित मूल्य में और कृषि और सेवा बढ़ती है। एक चीज़ आप यहीं पे और समझ लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में कृषि प्लस खनन उत्खनन आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खनन उत्खनन खूब होता है, तो हम प्राथमिक नहीं गिनते क्योंकि हमको उद्योग ज़्यादा दिखाना है, तो हम बोलते हैं उद्योग। उद्योग में क्या आता है? द्वितीयक सेक्टर प्लस खनन उत्खनन। और कृषि क्या होता है? प्राथमिक सेक्टर माइनस खनन उत्खनन। समझ रहे हैं? मतलब अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र का बोलेगा तो कृषि में खनन उत्खनन आपको जोड़ना पड़ेगा। ये आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ जो बना है हमारा, कि देखिए ये आधा करीब करीब उद्योग का है, 33% करीब करीब सेवा का है, और 16.91 कृषि का है। ये आपको बेसिक याद रखना है। अगला होता है प्रतिशत वृद्धि दर। मतलब कृषि की मेन याद रखना है, जो अभी तक आया है एग्ज़ाम में वो प्रचलित मूल्य पे नहीं आया है, स्थिर मूल्य पे आया है। तो कृषि की क्या बोलेंगे, वृद्धि दर कितनी? 5.93। ऐसे आप रख लीजिए, कृषि, उद्योग, सेवा 3 होते हैं, सोच लीजिए। पहले को 5 दे दीजिए, उसमें 2 जोड़िए 7, फिर 2 जोड़िए 9, तो कृषि 5, उद्योग 5 2 7, सेवा 7 2 9। आगे पॉइंट क्या लगाना है? तो कृषि के आगे लगाइए 93, उद्योग के आगे लगाइए उससे 10 घटाइए 83, और सेवा के आगे लगाइए 21। 5.93, 7.83, 9.21। और ओवरऑल तो आपको पता है 5 7 9 का एवरेज कितना आएगा? 7, तो वो करीब आएगा 7.95 मूल्यवर्धन पे अगर आप देखेंगे तो। और बाजार मूल्य पे देखेंगे तो 8 तो हम याद ही रख सकते हैं, 8 एग्जैक्ट है तो। और ये क्या है? मूल्यवर्धन पे 7.95। प्रचलित मूल्य में कृषि है 10.70, यहाँ भी सेम है, बस आपको 5 दूनी 10 करना है। 10 कृषि, 12 उद्योग, 14 सेवा। और बाजार मूल्य पे एवरेज क्या होगा? 10 12 14 का 12, 12.60। तो हमको ये ध्यान रखना है, 10 70, 12 21। ये भी आप याद रख सकते हो ना, 1 2 2 1, 1 4 4 3, 14 43, 1 0 7 0। देखिए डाटा को ऐसे सोचेंगे ना तो फिर ऑप्शन से पकड़ लेंगे आप। अगला जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो चित्र में आपको बना के दिखा दिया कि कैसे कैसे अगर हम देखें कि क्षेत्रवाल सकल घरेलू उत्पाद में कैसे कैसे प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगर हम देखें तो देखिए जो नीला वाला है वो कृषि है, तो 17-18 में कृषि को देखिए, बिल्कुल नीचे है ना, ये लाइन है, ये 0 है,
ये माइनस है, मतलब कृषि माइनस में कब थी? 17-18 में। 17 आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं, 17 मतलब क्या होता है? खतरा। तो कृषि को खतरा कब हुआ? 17 में। फिर ये बढ़ के अगले ही साल हो गई, यहाँ पहुँच गई 18-19 में मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। तो एक चीज़ आपको ये समझना है कि कम घट रही मतलब बढ़ घट रही। दूसरा, सबसे कम कब थी? 17-18 में। अगली चीज़ आपको क्या देखना है? उद्योग, ये लाल वाला है। ये देखिए 10 था 17-18 में, फिर 15 हुआ, फिर कम हुआ। 20-21 कोविड वाला टाइम था, देखिए बिल्कुल निगेटिव के ऊपर है, मतलब निगेटिव तो नहीं गया है लेकिन 0 पॉइंट कुछ हो गया है। तो उद्योग 20-21 में सबसे कम था, 18-19 में सबसे ज़्यादा था, और उद्योग निगेटिव नहीं गया है। ठीक, मतलब आप कितना भी कुछ दिक्कत हो जाए भाई, उद्योग तो ऋणात्मक नहीं होगा ना, कुछ तो काम करेंगे। आप ये सोच सकते हो, कुछ भी दिक्कत हो जाए उद्योग में तो फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत। तीसरा, ये जो हरी वाली है वो सेवा है, देखिए ये बढ़ी और फिर 20-21 में नीचे चल दी। अब सेवा तो ख़त्म हो गई थी ना कोविड के टाइम। तो ये आप सोच सकते हो 2020 का गेम जो होता है ना, तो 2020 गेम होती है तो सेवा की ऐसी तैसी हो जाती है। तो 20-21 में सेवा जो है निगेटिव हो गई, 17-18 में कृषि निगेटिव हो गई, और उद्योग 20-21 में सबसे कम था। इससे एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि अगर ओवरऑल भी विकास दर हम देखेंगे तो ओवरऑल विकास दर कब कम रहेगी? देखिए 20-21 में आपका जो सेवा है वो निगेटिव है, उद्योग 0 कुछ है, तो भाई ओवरऑल भी विकास दर बहुत कम होगी कि नहीं होगी? यही मैं इस ग्राफ में भी बना दिया हूँ, कोशिश किया हूँ बनाने की, आप ये देख लीजिएगा। देखिए 20-21 में उद्योग 0.44 हो गया था और सेवा -4.41 हो गई थी। तीनों सालों का मतलब पिछला एवरेज निकालेंगे तो ये आपका इधर एवरेज दिया है। तो ये चित्र आप देख लीजिएगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये नीचे देखिए 17-18 में ये नीचे पहुंच गया, मतलब कृषि माइनस में चल दी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। मतलब ट्रेंड लगातार बढ़ने और लगातार घटने का नहीं है। पहली चीज़, कृषि निगेटिव में गई खतरा मतलब 17, सेवा निगेटिव में गई 21, और उद्योग सबसे कम गया 21। तो उससे हम क्या समझते हैं कि मिनिमम सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की विकास दर सबसे कम कब रहेगी? जब उद्योग की ऐसी तैसी होगी, मतलब उद्योग भी 0 पॉइंट रहेगा, सेवा भी माइनस में रहेगी, मतलब 20-21 में छत्तीसगढ़ की विकास दर माइनस में चलती। सबसे कम कब थी? तो 16-17 में थी। मतलब 17-18 में तो कृषि डूब गई थी, 16-17 में सब ठीक था। देखिए कभी बूम आता है ना, कोई भी ऊपर गिरता है तो फिर ऊपर उठता है तो नीचे गिरता है, नीचे गिरता है तो फिर ऊपर उठता है। तो 16-17 में मैक्सिमम थी, हम ये समझ सकते हैं। 16-17 साल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है ना आप लोग की, ऐसा सोच सकते हो। औसत याद रख सकते हो 5.73, 5.73। 5 से 2 ज़्यादा 7, 5 से 2 कम 3, तो 5-7-3 कर लोगे ना, ये मैं बता रहा था। द्वितीयक में जब खनन जोड़ोगे तो उद्योग आता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी फंसा सकता है। प्रति व्यक्ति आय हमसे पूछ सकता है। प्रति व्यक्ति आय 2 भाव में होती है, एक प्रचलित भाव में और एक स्थिर भाव में। प्रचलित भाव में अगर हमसे पूछे तो 133,898, ये तो याद रख ही सकते हो आप, 1-3-3-8-9-8, ठीक, 133,898, 2 ठो 3, 2 8 1 9, 1-3-3-8-9-8। कदम चाल करते हैं ना, 1 2 1, वैसे 8-9-8, और 133 तो शुभ नंबर है ही है। स्थिर भाव में क्या है? 96-2-4-2। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसकी पूरी संख्या ना सम संख्या है, इवन नंबर है 9 के अलावा, मतलब इधर 2 का पहाड़ आप पढ़ सकते हो, 6-2-4-2, ठीक, 9-6-4-9-6-2-4-2, मतलब 96,242, 2-4-2। ये ट्रेंड समझ में आ रहा है आपको? 8-9-8, 2-4-2, तो बस इतना बस पकड़ना है आपको, इसमें बहुत कोई याद रहे ना रहे उसमें दिक्कत नहीं। अगला उचित मूल्य की दुकान से है, तो आपको एक याद ये रखना है कि राज्य में ऐसा पूछता है क्योंकि पीएससी, शहरी क्षेत्र में 1678 उचित मूल्य की दुकान है और ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 है। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? 11, 8 बीच में रखो, फिर
2 9, 2 9 कितना होता है 11, तो 11 8 2 9, और टोटल जोड़ोगे तो 13 507। कितने राशन कार्ड हैं, तो वो है 7 2 7 1। ठीक, मतलब सीधा सीधा 7 2 फिर 7 1, 7 2 फिर 7 1। समर्थन मूल्य अगर आपसे पूछेगा जो केंद्र का घोषित है, तो 2040 है धान सामान्य का, और 2060 है ग्रेड ए का। ठीक, उसके बाद 21-22 में कितने लाख किसान, तो 21.77 लाख किसानों से 97.99 टन धान की खरीदी की गई, और 22-23 में 107.53 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई। तो ये ध्यान रखना है, पहले 97.99 था, फिर वो 107.53 हुआ। 108 बार माला जपते हैं ना, उससे ध्यान रख लो। ये क्योंकि पीएससी में आ चुका है माडा क्षेत्र के बारे में, तो बस ये समझ लीजिए माडा क्षेत्र का मतलब होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। माडा क्या है कि एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, और उस जनसंख्या में कम से कम आधे लोग, मतलब 50% लोग अनुसूचित जनजाति के हों। ये माडा है, मतलब 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या सब गाँव की मिला के, और उसमें आधे लोग एसटी हों। ये क्षेत्र हैं गोपालपुर, नचनिया, बलौदा बाजार, रुजगा, कवर्धा, महासमुंद, गंगरेल। राशन कार्ड सबसे ज़्यादा कहाँ है, रायपुर में होगा, राजधानी है। और क्योंकि सब लोग यहीं आते हैं ना अब काम कमाने धमाने, और यहीं पर राशन कार्ड बनवा लेते हैं। कम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नारायणपुर मार दो, क्योंकि अबू झमाड़ वाला एरिया है, वहाँ कहाँ कोई बनवाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नारायणपुर। राशन कार्ड सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो प्राथमिकता वाले राशन कार्ड हैं। दूसरे नंबर में अंत्योदय, तीसरे में सामान्य श्रेणी के हैं, फिर एकल निराश्रित हैं, और सबसे कम निःशक्त हैं। तो ये क्रम याद रहना चाहिए। डाटा अगर कर सकते हो तो कर लेना। प्राथमिकता तो पहले ही में होगा, फिर अंत का उदय, फिर सामान्य, फिर एकल निराश्रित, और निःशक्त तो सबसे कम ही रहेंगे। उचित मूल्य की दुकान जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है सबसे ज़्यादा बिलासपुर में। ठीक, और सबसे कम मैं आपको बताया, नहीं समझ में आ रहा है तो नारायणपुर दे दो। ठीक, लोक वित्त में अगर हमको डाटा देखें जो मुख्य बिंदु करके दिया इकोनॉमिक सर्वे में, तो पहला दिया है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.06% की वृद्धि अनुमानित है। 6.06 6.06। और कर राजस्व में कितनी वृद्धि है, 7.55। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा डाटा दिया है मुख्य बिंदु में कि कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व की हिस्सेदारी है 63.79, मतलब राजस्व में कर से कितना मिल रहा है, 63.79। और गैर कर राजस्व में सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है केंद्रीय सरकार से जो अनुदान मिलता है, इसीलिए राज्य गुस्साते हैं हमको केंद्र कुछ दे नहीं रही। तो गैर कर राजस्व में केंद्रीय हिस्सा कितना है अनुदान का, 51.94, मतलब 50 से ज़्यादा है। फिर राजस्व प्राप्ति, ये डाटा आप देखिए, प्राप्ति कितनी है हमारी 89073.25 करोड़, और व्यय कितना है 88371.61 करोड़। तो राजस्व घाटा है हमारा, अधिशेष है, मतलब हमारा प्राप्ति ज़्यादा और खर्च कम है, मतलब हमारा घाटा नहीं है, राजस्व फायदा है। कितने रुपए का फायदा है, 701.64 करोड़ रुपए का। देखो राजस्व प्राप्ति अगर डाटे में हम देखें तो राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व हमको कितना करोड़ मिला है, 56,823.25। इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 7.55%। वृद्धि मतलब पिछले से कितना ज़्यादा मिला, पहले मान लो 100 मिला था तो अब 107 मिला है। गैर कर राजस्व कितना है, 32,250, इसमें वृद्धि हुई है 3.53। डाटा का ना ट्रेंड पकड़ो, 3.53, 353, 3-5 मत कर बोला गैर कर। फिर कुल राजस्व दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा वो है 89,073.25 करोड़। इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 6.06%। इसका हम 99.21% खर्च कर दिए, मतलब खर्च कितना किए, देखो 89,000 करोड़ मिला, 88,000 करोड़ खर्च कर दिए, मतलब 99% खर्च कर दिए। तो राजस्व व्यय कितना हुआ, 88,371.61 करोड़।
इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो 3.95% की। मतलब राजस्व आधिक्य कितना है? 701.64। मतलब राजस्व घाटा भी आपसे पूछे ना तो यही लिखना, ये पॉजिटिव होता है। मान लो खर्च हमारा 100 रुपये हुआ, कमाए 90 थे तो -10 लिखा जाता है राजस्व घाटा। कमाए 90 थे और खर्च 80 हुआ तो +10 हो जाता है, तो ये +701.64 है। कर राजस्व में एक तो है राज्य का स्वयं का, वो है हमारा 51.04%। और केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है? 48.96%। देखो कर में एक तो राज्य अपना खुद का कर लेता है, एक जीएसटी एसटी से केंद्रीय से मांगता है, तो राज्य का स्वयं का कितना बढ़ा है? 5.45, 545। और केंद्रीय करों का कितना बढ़ा है? 984। सरकार बदली या जो भी है, तो अब सरकार केंद्र से मिल रहा है आपको। गैर कर राजस्व, अगर देखिए राजस्व दो टाइप का होता है, एक तो कर जो हम टैक्स देते हैं, एक बिना टैक्स वाला। तो उसमें मेन होता है केंद्र जो अनुदान देती है, तो वो 51.94% टोटल का है। टोटल अगर 100 मिलता है तो 51.94 केंद्र देती है, सरकार नहीं थी तो देखो केवल 0.60% वृद्धि हुई है। राज्य का है 48.06%, इसमें 6.90% वृद्धि हुई है। संस्थागत वित्त में देखेंगे तो कितनी बैंक की शाखाएं हैं, ये आपको दिखा रहा है। तो ये वाला फैक्ट पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में जून 23 की तुलना में जून 22 में 23.81% की वृद्धि हुई है। वे फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और महिलाओं को जो आवंटित ऋण है उसमें 16.45% की वृद्धि हुई है। ये खाता एक बार पूछ लिया था, ये देख लेना। 47, 83, 96, 632 खाते हैं। कितनी कुल सहकारी समिति हैं? 2058। सोच सकते हो ना, 2047, 2058 सन से याद रख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर का योगदान जीएसडीपी में कितना है? तो 3.23%। ये मतलब टोटल योगदान है। टोटल 100 रुपये है तो 3.23। देखो ट्रेंड सब यही है ना, 3.23 इसी टाइप का। वृद्धि कितनी है? 4.96। पीएम जनधन योजना, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को चालू हुई थी और 47.83 करोड़ ऊपर हम पढ़े खाते हैं। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 15 को चालू हुई थी। 3 प्रकार के ऋण देते हैं, शिशु, बच्चा, फिर किशोर, फिर तरुण। 50,000 तक शिशु, 50,000 से 5 लाख किशोर और 5 लाख से 10 लाख तरुण। पीएम जीवन ज्योति योजना क्या है? 18 से 50 साल वालों के लिए। ये पूछ सकता है घुमाने के लिए कि सबके लिए है। 330 रुपये आपको किस्त देना है और मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए मिलेगा। दूसरा सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें 12 रुपये किस्त देना है, 2 लाख रुपए दुर्घटना में से मृत्यु पे मिलेगा। अगला है विपणन वाला, इसमें आप ये कारखाने देख लीजिए सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे में कि कब उत्पादन हुआ। जैसे भोरम देव जो है कवर्धा में, उसमें उत्पादन चालू हुआ 2002-03 में, क्षमता 3500 है टीसीडी। आपका महामाया जो केरता सूरजपुर में है वो 9-10 में चालू हुआ, 2500 क्षमता है। आपका दंतेश्वरी मैया जो है वो बालोद में चालू हुआ, ये भी 9-10 में, इसका 1250 है। और वल्लभ भाई पटेल 16-17 में चालू हुआ जो पंडरिया में है, इसकी क्षमता 2500 है। और ये पूछ सकता है पेराई अवधि क्या होती है, तो एक ट्रेंड समझ लो बस आप कि जनरली नवंबर से फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहेगी। अगर कुछ ऐसा आ गया कि जुलाई, अगस्त, तो वो ना आपको समझने के लिए देता है कि आपको पता है गन्ना पेराई कब होती है कि नहीं पता। तो ये समझ लो कि नवंबर दिसंबर से चालू होती है, मार्च अप्रैल तक चलती है। कवर्धा में पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट लगा है, ठीक, कवर्धा में। और कोंडा गांव में मक्का से इथेनॉल बनाने का प्रयास चल रहा है। कृषि की बात करें तो राज्य में 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्र बने हैं। दूसरा है कि प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत 38.75 हो गया है। 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 118 उप मंडियां हैं। और सिंचाई क्षमता 1.47। ऐसा समझ लो कि 1947 में आज़ाद हुए, फिर 2047 में 100 साल होगा, 2147 में 200 साल होगा। 8 वृहद योजनाएं हैं सिंचाई की, 38 मध्यम हैं, 27, 24, 77 लघु हैं, 30 नलकूप हैं और 806 एनीकट हैं।
मछली का आप समझ सकते हैं कि कुल जल क्षेत्र का 98.09% हम यूज़ कर रहे हैं मत्स्य उत्पादन में, और 2.42% बढ़ा है पिछले साल से मत्स्य उत्पादन। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? 9.89%, और वृद्धि कितनी हुई है? 6.53%। सिंचाई में जलाशय 52% है, नलकूप 29% है। बोए गए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम राजनांदगांव है, सबसे कम नारायणपुर। आपको बोला ना कि बोए गए क्षेत्रफल में नारायणपुर है, और द्विफसली में मैक्सिमम तो राजनांदगांव कर दो आंख बंद करके, द्विफसली में बीजापुर सबसे मिनिमम है, ये ध्यान रखिएगा। उद्यानिकी में ये पूछ सकता है कि क्रम से जन्माऊँ, तो क्षेत्रफल और उत्पादन का जो क्रम है, मतलब सब्जी का क्षेत्र कितना है और उत्पादन कितना है, उसमें सब्जी सबसे ज़्यादा है, फिर फल है, फिर मसाला है, फिर फूल है, फिर औषधि है। और अगर आप उत्पादकता में देखोगे तो सब्जी तो टॉप में ही रहेगी, लेकिन उत्पादकता मतलब होता है कि अब देखते हो ना कि एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे फूल फूल जाते हैं, तो उत्पादकता में सेकंड नंबर में फूल आ जाएगा, तीसरे में फल आ जाएगा, चौथे में औषधि, और पाँचवें में मसाला। उत्पादकता मतलब कितने, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ टाइप का होता है। क्षेत्रफल तो आपको पता है कितने टोटल एरिया में बोया गया, उत्पादन मतलब टोटल कितना हुआ। तो ये क्रम आप समझिएगा। फसल उत्पादन क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मतलब कितने टोटल क्षेत्र में हुआ, और उत्पादन में दोनों में धान टॉप में है, दलहन में दोनों में चना टॉप में है, और तिलहन में सरसों ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन में मूंगफली टॉप में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर औसत उत्पादन आपसे पूछा, औसत उत्पादन वही कि, तो इसमें गन्ना टॉप में होगा। मतलब औसत उत्पादन मतलब एक जो एरिया है, 1 एकड़ मान लो, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 1 एकड़ में गन्ना का, फिर होता है मक्का का, फिर होता है धान का, फिर होता है गेहूं का, फिर चना का, फिर सोयाबीन का। 5 पूर्ण जैविक जिले कौन कौन से हैं? बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, और एक गरियाबंद है, ये ध्यान रखना। 4 नीचे के हैं, एक यहाँ का है। ये जैविक ब्रांड आपको मैं सामने दे दिया हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ का याद रखना है जो राज्य से जुड़े हुए नहीं है। जैसे चांग्रो जो है वो बलरामपुर का है, चांग्रो, तो ये आप समझ नहीं पाओगे। आगर जो है वो मुंगेली का है, आरुग जो है वो राजनांदगांव का है, रुद्रा जो है वो धमतरी का है, पंचतत्व कोंडा गांव का है, आदिम दंतेवाड़ा का है। बाकी तो फिर नाम से आप समझ जाओगे, केलो रायगढ़ का ही होगा, शिवनाथ दुर्ग का ही होगा। तो ये आपको समझना है। मंडी ये वाला देख लीजिएगा, कभी कभी आ सकता है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में प्रथम चरण में ये 5 को जोड़ा गया था, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा। द्वितीय में इनको जोड़ा गया था। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 11 मंडियों में है, और 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, क्योंकि सर्वे में है ना तो पूछ सकता है कि क्या है ना, बारात चल रही, शादी ब्याह का मौसम है, तो मैं इसको आज कंप्लीट कराने के मूड में था, लेकिन अब आपको आवाज़ आएगी, आप फिर गुस्सा होगे, सर बाराती के टाइम क्यों पढ़ाते हो, या भैया इसके टाइम क्यों पढ़ाते हो। तो ये वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे जल्दी। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।